नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में हम लोग कैपिटलिज्म पढ़ रहे थे, अर्थात पूंजीवाद। इसमें से कुछ चीज़ों को हमने देखा और आज हम बाकी शेष चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो पिछले क्लास में हमने जाना कि कैपिटलिज्म क्या है, उसके तमाम लक्षण वगैरह को हमने जाना, तमाम चीज़ों को हमने जाना। आज हम जानेंगे कि ये कैपिटलिज्म आखिर आया, पूरे विश्व में छाया तो कैसे, उसके क्या फैक्टर है, क्या कारक है। तो मेजर कारकों यानी कि कुछ मेन कारकों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या कारक हैं जिसके वजह से ये दुनिया में, या फिर यूँ कहें तो सबसे पहले यूरोप में ही ये पूंजीवाद, कैपिटलिज्म चीज़ें, विचारधाराएं या आर्थिक व्यवस्थाएं या देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं, कोई भी व्यवस्थाएं कह सकते हैं, ये उभर करके आया। क्यों आया, तो इसके मेन फैक्टर को हम लोग देखते हैं। पूंजीवाद के विकास में जो सहायक कारक हैं, तो उसमें से जो पहले नंबर पे हमारा कारक आ जाएगा वो आ जाएगा पॉलिटिकल फैक्टर। यूरोप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लैंड में केंद्रीकृत राज्यों का सृजन हुआ, उदय हुआ। कुछ ऐसे राज्य उदय हुए जो केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि उसके अलग अलग इकाई नहीं हुआ करते थे, एक ही जगह से, एक ही केंद्र की शक्तियों से पूरे राज्य पे शासन का संचालन किया जाता है। तो ऐसे शक्तियों का विकास हुआ, ऐसे राज्यों का विकास हुआ, तो वहाँ पे उदारवादी नीति अपनाया गया। व्यक्तियों की एक व्यक्ति अगर शासन कर रहा है, एक ही केंद्रीकृत शक्तियों से पूरे राज्य पे शासन कर रहा है, और वहाँ के देश जो छोटे छोटे होते थे, अन्य देशों की अपेक्षा वहाँ के देश छोटे छोटे होते थे, तो वहाँ पे एकीकृत शासन अर्थात केंद्रीकृत शासन करना आसान हुआ करता था। तो वहाँ पे उदारवादी नीति, व्यक्तिवादी नीति अपनाना बिल्कुल सरल था, और स्वतंत्रता वगैरह की क्रांतियाँ भी वहाँ पर हुई थी। तो लेकिन इन क्रांतियों के पहले ही वहाँ पे उदारवाद, व्यक्तिवाद जैसी भावनाएं जनता के मन में, शासक के मन में आई और लोगों को स्वतंत्रता दिया। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि केंद्रीकृत शक्तियों के विकास के वजह से यूरोप में कैपिटलिज्म चीज़ें उभर करके आई, क्योंकि वहाँ पे उदारवादी नीति पाई गई। तो वहाँ पे लोगों ने स्वतंत्र पूर्वक अपनी पूंजी संचय करने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए, अपना कुछ भी करने के लिए स्वतंत्रता का महसूस किया और आगे भी अपना योगदान दिया देश में, समाज में, अन्य चीज़ों में। तो ये वहाँ पे जो लिबरलिज्म या स्वतंत्रता वगैरह जो भी कुछ कहें, इन सब चीज़ों का उदय से ही कहीं न कहीं कैपिटलिज्म सब विचारधारा या व्यवस्थाएं उभर करके वहाँ पे सबसे पहले आई। तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। दूसरे नंबर पे हमारा आइडियोलॉजिकल फैक्टर। सभी लोग जॉन लॉक के बारे में सुने होंगे। तो जॉन लॉक जो थे वो इंग्लैंड के विद्वान थे, एक विचारक उभर करके आए। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत दिया था कि कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है। इन राज्यों की उत्पत्ति होने के बाद से उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के पहले मानव स्वभाव के बारे में, प्राकृतिक अवस्था के बारे में जिक्र किया, जहाँ पे ये सब जिक्र करने के बाद से राज्य की उत्पत्ति हुई, कानून का शासन, संप्रभुता वगैरह वगैरह कई चीज़ का जिक्र किए। लेकिन इन्होंने जो भी विचार दिए हैं उसमें उदारवादी नीति अपनाई, यानी कि सबसे पहले
उदारवादी विचारधारा का उत्पन्न करने वाले जॉन लॉक हैं, इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो उदारवाद में इन्होंने ये बताया कि राज्य को व्यक्तियों के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि ये अहस्तक्षेप नीति, यानी कि जैसे एडम स्मिथ ने भी अपने लेखों जो लेख है उनकी ने अर्थव्यवस्था के बारे में जो व्यवस्थाएं जो विचार उन्होंने दिया उसमें भी लेसस फेयर शब्दों का यूज किया है। लेसस फेयर का मतलब हम कल बताए थे, अहस्तक्षेप नीति, यानी कि हस्तक्षेप न करना। कौन नहीं करेगा? राज्य। किसके ऊपर? जनता के ऊपर, अर्थात व्यक्तियों के ऊपर। तो जब राज्य ऐसी नीति अपनाना, उदारवादी नीति, और उदारवाद का मतलब यह होता है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर हस्तक्षेप न करे या राज्य व्यक्ति के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप करे, या फिर तो इसको बोलेंगे अहस्तक्षेप नीति, यानी लेसस फेयर की नीति। तो और जैसे बोलेंगे राज्य व्यक्ति के ऊपर कैसे हस्तक्षेप करता है? कानून निर्माण करता है, व्यक्ति के ऊपर लागू कर देता है, यानी कि कानून निर्माण करके व्यक्ति के ऊपर लागू करने का मतलब है कि उनमें हस्तक्षेप, उनकी स्वतंत्रता में, उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना। लेकिन व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, व्यक्तिवाद, तो वही चीज़ है कि लेसस फेयर से, उदारवादी से व्यक्तिवाद आया और व्यक्तिवाद के बाद से पूंजीवाद का उदय हुआ। तो कहीं न कहीं जो पूंजीवाद के उदय में, इंग्लैंड में, यूरोप में पूंजीवाद के उदय में इन वैचारिकों के कारक जो है, वैचारिक कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एडम स्मिथ का जो विचार है लेसस फेयर, हस्तक्षेप नीति, और जॉन लॉक की जो विचार है उदारवादी नीति, यानी कि सीमित शासन, सरकार राज्य व्यक्ति के ऊपर एक सीमित रूप में शासन करे, इसे हम बोलते हैं उदारवाद। तो ये वैचारिक जो है, आइडियोलॉजिकल जो फैक्टर है, ये चीज़ें हमारे उदारवाद के उदय में, पूंजीवाद के उदय में जो मेजर या फिर मुख्य भूमिका या फिर मेन फैक्टर का काम किया। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे इसे बोलते हैं धार्मिक कारक। इंग्लैंड में या फिर यूरोप में ईसाई धर्म का बोलबाला था, ईसाई धर्म अपने जोरों शोरों पे प्रचार था, लेकिन पूरे यूरोप में जब उसको पहले पूरा यूनान के बाद से रोमन का आधिपत्य हो गया था, रोमनों का शासन चलता था, तो रोमन में ईसाई धर्म का पूरा आधिपत्य कर लिया था, पूरे जकड़ लिया था। पॉलिटिकल चीज़ों को, पॉलिटिकल सिस्टम को, धार्मिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम उन्होंने पूरे अपने अधीन कर रखा था, यानी कि धर्म के अधिकारी, धर्म के जो ठेकेदार होते थे वो जैसे कहते थे वैसे राजाओं को करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ विद्वान आए, मार्सिलियो पेडुआ आया, मैकियावेली आए, इन्होंने धर्म को, नैतिकता को या फिर धर्म को राजनीति से अलग किए, और अलग करने के बाद से इन्होंने कुछ नीति, कुछ विचार बताए। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है, कहीं न कहीं धार्मिक चीज़ें पाई गई, तो धार्मिक चीज़ें वहाँ पे बहुत कठोर होती थी, और कठोर होने का मतलब ये है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्थाओं पे के ऊपर इन धार्मिक व्यवस्थाएं बहुत कठोरता के ऊपर से लागू किया जाता था। व्यक्ति अपने आप से मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस नहीं करता था, उन्हें कहीं न कहीं ईश्वर का डर, इन धार्मिक चीज़ों का डर सताया हुआ करता। लेकिन हम अपने हिसाब से क्या करें क्या ना करें, इन सब चीज़ उनमें बहुत मायने रखता था, इसलिए धर्म जो है बहुत कठोरता से लागू हुआ करता था। तो इसीलिए वहाँ पे धर्म के अंदर दो चीज़ें उभर कर के आई, दो जैसे बोल सकते हैं कि संप्रदाय। तो वहाँ पे कैथोलिक, ईसाई धर्म के अंदर ही कैथोलिक संप्रदाय और एक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, वहाँ पे जो दो धर्म उभर कर के आए, उसमें जैसे ईसाई है, ईसाई धर्म के अंदर दो जो संप्रदाय उभर करके आए, तो जो एक था कैथोलिक और एक था प्रोटेस्टेंट।
यह जो था, जो ईसाई धर्म के अंदर जो कैथोलिक संप्रदाय था, ये इसकी जो नीति थी ये बहुत कठोर नीति थी, इसकी कठोर नीति। और बाद में जो उभर करके आया प्रोटेस्टेंट, ये इन्हीं के विरोध स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप आया। तो इसकी जो नीति थी वो समाज के प्रति, लोगों के प्रति आर्थिक रूप से ये उदारवादी थे, उदारवादी। तो अब ये मानिए कि जहाँ ईसाई धर्म के अंदर कैथोलिक धर्म है, उन्होंने कठोर नीति अपनाया रखा। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय होने आया, ये जो संप्रदाय है, इन्होंने जनता के प्रति उदार रुख अपनाया। और जहाँ पे उदार रुख अपनाने का मतलब है कि धर्म जो है व्यक्तियों को स्वतंत्र करता जा रहा है कि आप अपने हिसाब से अपना जीवन यापन करिए। तो जब ये धर्म उदारवादी नीति अपनाएगा तो जनता स्वतंत्र रहेगी, और स्वतंत्र होने से ये अंतिम रूप से इन्होंने पूंजीवाद यानी कि पूंजी का संचय करना, असीमित रूप से पूंजी का संचय करना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से हमारा पूंजीवाद का अच्छे तरीके से उदय हुआ। ठीक, तो ये हमारा मेन तीसरे नंबर पे जो रिलीजियस फैक्टर है, यानी कि धार्मिक जो फैक्टर है, धार्मिक कारक जो है, तो ये हमारा मायने रखता है उदय में। इसके तीसरे नंबर पे है नई खोजें, चौथा नंबर पे, सॉरी, जब इंग्लैंड में जनता अपने आप को स्वतंत्र महसूस की तो उन्होंने नए नए आविष्कार, नए नए चीज़ों की खोज की, नए नए मशीनीकरण की खोज की, जिसके वजह से वहाँ पे इन मशीनीकरण, औद्योगिकरण की प्रक्रिया आई। तो हमारा एक तरीके से मान सकते हैं कि जो नई खोजें हैं ये भी हमारे चौथे नंबर पे फैक्टर का काम किया। कैपिटलिज्म के गुण और दोष, मतलब समाज में, पूरे विश्व में इन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के कुछ अच्छे विचार हैं, अच्छे दोष, अच्छे गुण भी हैं, तो कहीं न कहीं इनके अंदर दोष भी है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिख दें कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, इसके हम लोग गुण इधर देखेंगे और इधर देखेंगे। जो कैपिटलिज्म है ये समाज को, देश को तीव्र आर्थिक विकास में सहायक दिया। देखिए पूंजीवाद में क्या है, उत्पादक और उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए कि जो उत्पादन करने वाला है, यहाँ समझें, जो उत्पादन है और जो ये किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो उसका जो उपभोग करने वाला है, उपभोग करने वाले, या फिर उपभोगकर्ता, उपभोक्ता इसको बोलेंगे, उपभोक्ता, ये दोनों अपने हित में काम करते हैं। ये अपने हित में वस्तुओं का उत्पादन करेगा, हमें लाभ प्राप्त होगा, और ये अपने हित में इन वस्तुओं का उपभोग करेगा कि कोई भी चीज़ हम उपभोग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं वो हमारे हित में हो, किसी के हित में रहे या न रहे, मेरे हित में हो। तो जहाँ पे एडम स्मिथ ने भी 1976 के आसपास में अपने पुस्तकों में ये चर्चा किया है कि जहाँ उत्पादक भी अपने हित में काम करेगा और उपभोक्ता भी अपने हित में काम करेगा, तो दोनों का जो हित होता है कहीं न कहीं राज्य का और समाज का हित आता है। और दोनों का, इसलिए इनके दोनों के हित, क्योंकि इनके अलावा और कोई नहीं पाया जाता है। एक होते हैं उत्पादककर्ता, जो मालिक वगैरह होते हैं, पूंजीपति वगैरह होते हैं, और इनके वस्तुओं को ये उपभोग कर रहे हैं, ये अपने हित में कर रहे हैं, अपने हित में कर रहे हैं। तो इसके वजह से समाज में विकास होता है, क्योंकि ये
अपने हित में काम करते हैं, तो ये अगर अपने हित में इन चीज़ों का उपभोग करते हैं तो इन्हीं लोगों से ही समाज बनता है, राज्य बनता है। तो जब सबका अपने हित में काम करेंगे तो ये अपना विकास करेंगे, और अपना विकास करेंगे तो राज्य का और समाज का तीव्र विकास होगा। और जहाँ पे अगर सीधे राज्य के अधीन सब कुछ रहता है तो इसे चाहे जैसे भी चीज़ें हो उपभोग करना ही करना है, चाहे इसके हित में हो चाहे न हित में हो। वहाँ पे अपना हित न देख करके वहाँ पे राज्य का हित, समाज का हित देखता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे विकास होती है। बहुत मंदम बहुत धीमी गति से विकास होती है, स्लोली। लेकिन जहाँ पे अगर ये भी दोनों एक साथ अगर अपने लाभ, अपने हित में अगर हर चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं समाज में बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र रूप से विकास होगा। ठीक है, कि इसमें उपभोक्ता के हितों की पूर्ति होती है। ठीक है, इतने हम गुण को देखेंगे तो पहले तो तीव्र आर्थिक विकास होती है, जहाँ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों अपने हितों में काम करते हैं तो वहाँ पे तीव्र विकास होता है। यहाँ पर उपभोक्ता के हितों की पूर्ति होती है, और जहाँ पे ये उत्पादक अपने हित में काम करते हैं तो ये अपने ये क्या व्यक्ति है, स्वतंत्र है। जैसे ये स्वतंत्र है हर चीज़ करने के लिए, पूंजी खड़ा करने के लिए, धन संचय करने के लिए, फैक्ट्री कंपनी वगैरह अपना संस्था स्थापित करने के लिए लोगों के हित में, तो ये भी अपना हित देखेगा, अपने हित के हिसाब से ही उपभोग करेगा। तो वहाँ पे उपभोक्ता के हितों की पूर्ति होती है। अगर हर चीज़ राज्य करने लगे तो उपभोक्ता के हितों की पूर्ति बहुत धीमी गति से होती है, उतनी तीव्र गति से नहीं होती है। ये मांग पूर्ति में समन्वय, जैसे जनता के हिसाब से, उपभोक्ता के हिसाब से समाज में किन वस्तुओं की मांग है उसके हिसाब से ये पूर्ति करता है। अगर किसी वस्तु का ये मांग नहीं है तो उस वस्तु की पूर्ति नहीं करेगा, जिसके वजह से समन्वय बना रहता है। जैसे मान कभी कभी राज्य हर चीज़ देखता है तो राज्य ऐसे वस्तु ऐसे भी उत्पादन करता है जो समाज में उसकी मांग नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे तो उसका देखो, जब समाज में उसकी मांग नहीं रहती है तो अगर उसका लॉस भी होता है तो भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था पर जरूर फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये अपना निजी व्यक्ति है, ये कोई भी हानि वगैरह आर्थिक हानि सहन नहीं करेगा, इसलिए देखेगा कि जनता में, व्यक्तियों में, समाज में, उपभोक्ताओं में क्या मांग हो रही है, उसी चीज़ को हम देंगे, अन्य चीज़ों को नहीं देंगे। क्योंकि हम ये लॉस होने नहीं देता है अपने चीज़ों में, अपनी आर्थिक चीज़ों को लॉस नहीं होने देता, हानि नहीं होने देता। तो उतने ही उत्पादन करेगा जितनी मांग होती है। जिन वस्तुओं की मांग होती है वही उत्पादन करेगा, जिन वस्तुओं की मांग नहीं होती है उसका उत्पादन नहीं करेगा। तो इसका लॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से उत्पादक और उपभोक्ता में ये समन्वय बनी रहती है, अर्थात मांग और पूर्ति में समन्वय बनी रहती है। विज्ञान और तकनीक का विकास होता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता अपना बढ़ाता है, स्वतंत्र रूप से अपना विचार देता है, स्वतंत्र रूप से अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नई चीज़ों की खोज करने में देरी नहीं करता है। तो इसलिए विज्ञान और तकनीकी का विकास होता है। और ये चीज़ें जो ये कैपिटलिज्म है ये मानव स्वभाव के अनुकूल है। कैसे अनुकूल है? हर व्यक्ति की अपने मन की इच्छा होती है कि वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है। और कैपिटलिज्म ये सारी चीज़ें देता है, व्यक्तियों को खुला छूट दे, व्यक्ति अपनी खुली रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी पूंजी इकट्ठा करे, तो ये उनके अनुकूल है, अर्थात मानव स्वभाव के अनुकूल है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि इसके गुण क्या क्या हैं, कैपिटलिज्म के गुण क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि ये डिमेरिट अर्थात कैपिटलिज्म के दोष क्या हैं। पहले नंबर पर तीव्र आर्थिक असमानता होती है। तीव्र आर्थिक असमानता, अब यहाँ से ऐसे समझें, किसी के भी अगर लाभ हैं, गुण हैं, तो उसके दोष भी हैं। अगर उत्पादक यहाँ पे अगर ये मान लीजिए पूंजीपति है, पूंजीपति है, जब आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता होती है, पूंजी खड़े करने के लिए, पूंजी संचय करने के लिए अगर स्वतंत्रता होती है, तो वहाँ पे समाज में कभी कभी क्या होता है, जो पूंजीपति लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपना धन संचय करने लगते हैं, बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। जो गरीब किसान मजदूर हैं ये लोग बहुत नीचे चले जाते हैं,
यानी कि ये तीव्र आर्थिक असमानता का मतलब होता है कि जो पूंजीपति हैं और जो मजदूर लोग हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं या फिर निम्न वर्ग हैं, इन लोगों की जो दूरी होती है ये अब बहुत असमानता बढ़ जाती है। और हर देश चाहता है कि हम अपने देश में गरीबी और अमीरी को एक पटल पर लाएं। बहुत एक पटल पर नहीं आ पाएगा, एक समानता नहीं किसी को ला सकते हैं। तो इन असमानताओं के बीच की जो दूरी है इसे हम कम कर सकते हैं। तो ये समाजवाद में ये सब चीज़ होता है, क्योंकि समाजवाद ये चाहता है कि गरीब और अमीर की जो बीच की दूरी जो है ये थोड़ा सा कम रहे, असमानता रहे लेकिन थोड़ा सा कम रहे। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, ये बहुत असमानता बढ़ जाती है, यानी कि निर्धन गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं, उनका शोषण होता है। यानी कि इन लोग का कहना है जो ये पूंजीपति लोग हैं जो गरीबों का शोषण कर करके अपनी पूंजी बढ़ाते हैं, क्योंकि जो चीज़ इन मजदूरों का होना चाहिए वो अपने पास रख लेते हैं। ऐसा मार्क्स ने भी इस तरीके से बोला है, अन्य मार्क्सवादी विचारक भी ऐसा मानते हैं। पूंजीपति लोग होते हैं ये कोई भी काम करेंगे, कोई भी उत्पादन का काम करेंगे अपने लाभ के हित में करेंगे। अगर ऐसी कभी स्थिति आ जाती है कि वो नहीं देखेंगे कि हमारे जो समाज में लाभ हो, गरीबों का लाभ हो, श्रमिकों का लाभ हो, समाज के अन्य व्यक्तियों उपभोक्ता जो हैं उनका लाभ हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी वस्तु के उत्पादन से, किसी भी चीज़ के उत्पादन से अगर समाज का अहित होता है, अन्य जनता का, सामान्य जनता का, साधारण जनता का, मजदूरों का अगर अहित होता है और अगर पूंजीपति का हित होता है तो उसमें अपना हित देखेगा, न कि समाज का हित देखेगा। और इसमें क्या है कि जो पूंजीपति होते हैं, पूंजीपतियों के यहाँ उनके फैक्ट्रियों, उनके कंपनियों, उनके संस्थाओं में जो मजदूर काम करते हैं उनका कहीं न कहीं शोषण वगैरह होता है, क्योंकि पूंजीपतियों से मिला हुआ लाभ, अधिकांश लाभ, उन लाभों को उपभोक्ता अर्थात मजदूरों को न दे करके वो अपने पास रख लेता है, ऐसा मार्क्सवादियों का कहना है। लेकिन उनका भी होना चाहिए, क्योंकि मेहनत, श्रमिकों का लगा है, तो पूंजी का लगाया हुआ कुछ लाभ उनको भी मिलना चाहिए। तो पूंजीपति क्या करता है, पूरा लाभ, अच्छे लाभ नहीं देता है, उनको बस खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ों को ही दे करके छोड़ देता है और बाकी चीज़ें उनके सारे श्रम का शोषण करता है। तो इन कैपिटलिज्म से श्रमिक वर्ग का कहीं न कहीं शोषण होता है, ये इसके दोष हैं। कभी कभी कहा जाता है कि तीव्र विकास का जो दावा है वो गलत हो जाता है। देखिए, तीव्र विकास का दावा कहीं कहीं सही भी नहीं होता है। जीवंत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर क्षेत्र में, कहीं कहीं सारे क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, हर क्षेत्र में, समाज के सभी क्षेत्रों में जो क्रमिक रूप से जो विकास होते हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो कैपिटलिज्म से जो जीवंत विकास है और अर्थात सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, इनके सिद्धांत के प्रतिकूल होते हैं। और दूसरे नंबर पे तीव्र विकास का दावा जो ये लोग कहते हैं कि कभी कभी किसी राज्य में तीव्र विकास का दावा ये सही नहीं होते, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो साम्यवादी देश हैं, पूर्वी एशियाई है, तो साम्यवादी देश भी कभी कभी बिना पूंजीवाद लाए अपना विकास किए हुए हैं, बिना पूंजीवादी व्यवस्था लाए अपना विकास किए हैं। तो ये सही नहीं है कि पूंजीवाद व्यवस्था से ही, निजीकरण व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था से ही किसी देश, किसी समाज का जो तीव्र विकास होगा, ये सही नहीं है। अन्य चीज़ों से, अन्य व्यवस्थाओं से, अन्य विचारधाराओं से, अन्य कोई व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अपनाने के से भी कभी कभी विकास होते हैं। जीवंत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इससे हर क्षेत्र में विकास नहीं होता है। जैसे राजनीतिक में विकास, सामाजिक क्षेत्र में विकास, आर्थिक क्षेत्र में विकास, सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास, धार्मिक क्षेत्र में विकास, व्यक्तियों के जो निजी जीवन है, जो अन्य चीज़ों के जीवन से संबंधित है, विकास संभव नहीं हो पाता है, उसके प्रतिकूल होता है। तो इसका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो धनी वर्ग हैं, जो
पूंजीपति वर्ग हैं, इन्हीं का ज़्यादा विकास होता है। और जहाँ पे सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो और यही पूंजीपति देश को चलाएं तो यहाँ पे तो कई चीज़ों में विकास हो जाता है, लेकिन जो समाज के जो सबसे निचला स्तर होता है, निचले तबके के लोग हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जीवंत विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है, यानी कि व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन चीज़ों में विकास नहीं हो पाता है, उसके प्रतिकूल होता है। अब क्या है ये व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए जो मूलभूत चीज़ें, तो हम एक समाज का वो अंतिम व्यक्ति जो बहुत दीनहीन है, बहुत गरीब है, उसकी सबसे प्राथमिकता होती है कि उसके जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको जीवन जीने के लिए, जैसे भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शरीर मतलब अन्य चीज़ों की चाहिए, कुछ सुविधाएं ऐसे हैं जो जीवन जीने के लिए उसे बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता है, बाद में वो अपना देश या फिर अन्य चीज़ों के विकास को देखेगा। पहले व्यक्ति अपना मूलभूत चीज़ें विकास करेगा, तो वो सब मूलभूत चीज़ें यानी कि जीवन जीने के लिए मूलभूत चीज़ों की जो आवश्यकताएं होती हैं उसका अगर विकास होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कैपिटलिज्म जो चीज़ होती है वो जीवंत विकास यानी कि व्यक्तियों के जो एक गरीब समाज के अंतिम जो छोर पे व्यक्ति बैठा है, यानी कि सबसे गरीब जो व्यक्ति है, उसके मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति अगर ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं न कहीं जीवंत विकास के सिद्धांत के ये प्रतिकूल है। अब यह कि साम्राज्यवादी युद्धों का कारक कैसे बन जाता है। साम्राज्यवादी युद्धों का कारक, यूरोप के अधिकांश देश उस समय पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुए और वह देश उन देशों पे शोषण करना स्टार्ट किए। जैसे मान लें कि कुछ देश ऐसे थे जो अपना विकास नहीं किए थे, उनके पास आर्थिक संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, यानी कि कोई देश है इनके पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, और कोई ऐसा देश है जिनके पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन इन्होंने कैपिटलिज्म चीज़ों को अपना लिया, यहाँ पे स्वतंत्र चीज़ों के हैं। तो ये लोग क्या करते थे, ऐसे जगह की खोज करते थे जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो, जिसकी वजह से 15वीं शताब्दी में कोलंबस के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा ऐसे जगहों की खोज की गई, ऐसे देशों की खोज की गई, एशियाई देश, अमेरिकी देश, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, यानी कि ये ऐसे जगहों की खोज किए, अफ्रीका, एशिया के तमाम देशों की इन्होंने खोज कर रखा रास्ते आने जाने के लिए, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे। तो ऐसे देश अपना व्यापार करने के लिए से यहाँ देश से इस देश में आए, और यहाँ पे व्यापार करते करते इन्होंने यहाँ पे साम्राज्यवादी नीति अर्थात वहाँ पे शासन करना, यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया। तो वहाँ पे साम्राज्यवादी युद्ध जैसी चीज़ पाए गए। और साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने राज्य को बढ़ाते रहना। अगर कोई देश बहुत छोटा है और कहीं देश पे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ऐसी नीति अपनाएगा कि इनके राज्यों को अपने अधीन कर लेगा, यानी कि व्यवहारिक रूप से चाहे किसी भी रूप में अगर दूसरे देश के ऊपर शासन व्यवस्थाओं को अपनाना, या फिर अपने देश की शासन व्यवस्थाओं को उस राज्य पे, अपने देश की शासन व्यवस्थाओं को इस राज्य पे थोप देना, या फिर इनके शासन व्यवस्थाओं को अपने अधीन कर लेना, या फिर आर्थिक व्यवस्थाओं से इनके सामाजिक व्यवस्थाओं को अपने अधीन कर रखना, ये एक साम्राज्यवादी युद्ध का खतरा हो जाता है। यानी कि देश को बढ़ाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं, कहीं युद्ध कर सकते हैं, कहीं आर्थिक रूप से उसे शोषण कर सकते हैं, कहीं व्यापार के माध्यम से उसका एक एक चीज़ हम लोग शोषण करते करते हर चीज़ अपने राज्य में अधीन कर लें, ताकि ये इसके प्राकृतिक संसाधनों से मुक्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ऐसे इसके वजह से साम्राज्यवादी युद्धों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये कैपिटलिज्म जो पूंजीवादी
व्यवस्था का जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए थे, चैप्टर स्टार्ट किए थे, आज ये ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।